हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों के एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी मतलब हीट और थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग काफ़ी आसान शब्दों में समझेंगे। और भी बहुत सारे लेक्चर जो है वो यहाँ पर पहले ही डाले जा चुके हैं, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं जो लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। आप चैनल पे विजिट करिएगा, वहाँ इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को अगर खोलिएगा तो उस प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे सीधे स्विच कर दिए जाइएगा टेलीग्राम में। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी मतलब हीट और थर्मोडायनेमिक्स, और काफ़ी आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। 2-3 बार इसको बस देख कर लें तो हम लोग को ये याद हो जाएगा। और क्योंकि अभी साइंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है इसलिए सबसे पहले साइंस करवाया जाता है, इसके बाद ये फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगा, फिर बायो होगा, और उसके बाद हम लोग बाकी सारे के सारे हिस्सों को भी देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम लोग को दिया हाइड्रोजन में भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका डायमेंशन जो है मतलब उसके आयाम में जो है, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो है वो वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, ऐसा वो धीरे धीरे करके बाहर की ओर फैलना शुरू करता है, मतलब उसका साइज बढ़ने लगेगा। फिर जब तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनने का क्या कारण है, मतलब जिस रात हवा बहुत तेज चलती है उस रात ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उस रात जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, उसकी दर बहुत ज़्यादा होती है। देखे होंगे बहुत बार आप कि वर्षा हुई है और तुरंत धूप निकल गई है, लेकिन हम लोगों का पसीना सूख नहीं रहा होता उस कंडीशन में। उस समय हम लोगों को और गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो इवेपोरेशन का रेट जो है, मतलब जो वाष्पीकरण की दर है, ये बहुत धीमी होती है, तो हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन अगर वहीं पर वाष्पीकरण होने लगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि वाष्पीकरण जहाँ पर होगा वहाँ ठंडा जरूर लगेगा, मतलब वहाँ हम लोगों को शीतलता महसूस होगी, तो हम लोगों को आराम महसूस होने लगता है। फिर दिया कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान जो है वो धीरे से बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो बढ़ जा रहा होगा कमरे का तापमान। फिर हम लोग को दिया वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग कराया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर हम लोगों का मेनली जो है ये यूज़ करा जाता है जिस भी चीज़ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है उसके टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग जो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों को बहुत सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं टेम्परेचर के, और अलग अलग चीज़ों में हम लोगों को दिया हुआ है। जैसे फॉरेन हाइट में हम लोगों को मेजरमेंट दिए तो 32 डिग्री सेंट जो फॉरेन हाइट हम लोगों की रह रहती है, ये हिमांक है किसका, पानी का। ठीक है, 212 डिग्री फॉरेन हाइट जो है ये क्वथनांक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर उबलने लगेगा। और हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इस पर जम जाएगा, बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों का। अगर हम लोग देखें तो इसका बराबर भाग 180 होता है और एक भाग इसका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस के लिए देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगेगी, तो इसका 100 भाग और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एक भाग का रहा करेगा। फिर अगर केल्विन की बात करें तो 273 डिग्री केल्विन हम लोगों का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट रहा करता, मतलब इतने पे टेम्परेचर पे हम लोग की पानी आके जम जाएगी। और वहीं अगर क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक दिया हुआ कितना, यह है 373 केल्विन, मतलब कि इतने टेम्परेचर पे वो उबलना शुरू कर देगी। फिर अगर बराबर भाग की बात करें तो हम लोगों का ये 100 है, और अगर हम लोग इसके एक भाग की बात करें तो ये हम लोग के 1 डिग्री केल्विन के बराबर की रह रही होगी। हम लोगों को स्पेशली याद रखना है सिर्फ इतना ही। ठीक है, कि ये हम लोगों के क्या सब हैं और किसके कितने हैं, बस इतना ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दिया परम शून्य ताप जो रहा करता, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है न्यूनतम संभव तापमान, मतलब इतना कम तापमान जिससे कि और कम हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से हम लोग उसको जान रहे होते हैं, मतलब इससे और कम टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता है। फिर दिया स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करा जाता है, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करा जाता है। जो स्वचालित इंजन रहा करते हैं उन सारे के सारे में जो है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में, मतलब हिमरोधी के रूप में वो किया जाता है। हिमरोधी होता क्या है, ये होता है कि वो रेफ्रिजरेट जो उसके पानी जो हम लोग डाल रहे होते हैं उस पानी को वो जमने से रोक रहा होता है। ठीक है, तो पानी को जमने से रोकता है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो उसका यूज़ हम लोग वहाँ कर रहे होते हैं। फिर दिया जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ़ जब पिघल रही है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि बर्फ़ जो है वो पानी के आयतन से ज़्यादा आयतन रखे हुए रहता है। मतलब अगर हम लोग पानी लें किसी बॉटल में और उसी को अगर जमा दें तो देखिएगा पानी जितना है बोतल जमने के बाद थोड़ा सा फैल सा जाता है, बड़ा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ सा जाता है इसलिए। फिर जैसा थर्मोस्टेट यंत्र हम लोगों का जो रहता है, थर्मोस्टेट मशीन जो होता है, इसका संबंध तापमान से है और इसका प्रयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रण मतलब प्रेशर सेल्फ कंट्रोल के लिए करा जाता है। मतलब अगर प्रेशर सेल्फ कंट्रोल हमसे पूछे, प्रेशर सेल्फ कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग थर्मोस्टेट यंत्र का यूज़ कर रहे होते हैं।
फिर दिया रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या प्रयोग है, तो ये एक समान टेम्परेचर जो है उसको ये बना के रखता है, मतलब ये हमेशा जो है वो तापमान को बना के रखता है, तापमान में को ऊपर या नीचे ये होने नहीं दे रहा होता है। फिर रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मेनली 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सारी चीज़ों को जमा के रखा जाता है ताकि चीज़ें खराब ना हो। आगे हम लोग कहते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन के बराबर का होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन के बराबर का रहा करता है। आगे हम लोग को दिया उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट रहेगी वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो पानी है उसमें जो पानी उबलना शुरू करता है उसमें हम लोग अगर देखें तो हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर दिए तो पानी उबलने लगा, लेकिन वहीं 100 डिग्री से अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर दिए हैं तब वो हम लोगों का भाप में तब्दील हुआ। इसका मतलब कि भाप में ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब कि वो हमको ज़्यादा जला पा रहा होगा। ठीक है, ऐसा। फिर दिया शुष्क बैटरी जो हम लोग का ड्राई बैटरी, उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज़ करा जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है, किस किस का, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करा जाता है और जिंक क्लोराइड का यूज़ करा जा रहा होता है विद्युत अपघट्य के रूप में, जो हम लोग की ड्राई बैटरी है उसमें, ये याद रखने हैं हम लोग को। आगे यदि हम लोग बढ़ें, नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। पानी में अगर नमक मिलाते हैं हम लोग तो उसका क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो है ये घट जाएगा, मतलब जमने का पॉइंट घट जाएगा। यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग रहते हैं वो बर्फ़ की सिल्लियों को तोड़ते हैं, उसके ऊपर खूब सारा नमक डाल देते हैं और तब उसको रखते हैं नीचे। क्यों, ताकि वो जल्दी पिघले नहीं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब वो जो है वो अब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी, मतलब जो 0 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे वो जमना शुरू कर देगा, मतलब जल्दी वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। आगे हम लोग को दिया सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हम लोगों का जो फ़ारेनहाइट है और जो ये सेंटीग्रेड है ये दोनों बराबर रह रहा होता है। फिर शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या होती है, तो लंबाई बढ़ जाती है। हम लोग तो जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो वो फैलेगी और अगर ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगी। तो इसको भाप में रख रहे हैं, इसका मतलब कि गर्म कर रहे हैं, मतलब फैल जाएगी वो। आगे हम लोग को दिया गर्मी में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का जो है अधिक सुचालक है और इसीलिए वो ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी जो है उस पर टेम्परेचर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, वो ऊष्मा को गमन करने के लिए नहीं दे रही होती है, तो हम लोगों को लगता है कि वो ठंडा नहीं है। ठीक है, ऐसा। अगर यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वायु का तापमान तापमान बढ़ता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाती है हवा की, तो फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि वो जो है वो और ज़्यादा इवेपोरेशन करते हुए जा रहा, मतलब वो जलवाष्प को ज़्यादा ग्रहण कर रहा। देखते होंगे जब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो हम लोग घर में कपड़े वगैरह जो होते हैं उसको साफ़ करके हम लोग कहीं एक जगह पूरा फैलाते भी नहीं हैं, टांग के छोड़ ही देते हैं, बाथरूमों में रख देते हैं, तो भी कपड़ा सूख जा रहा होता है ना। क्यों, क्योंकि उस समय हवा में जो है वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इस सारे के सारे पार्ट को जल्दी से इवेपोरेट करवा पा रही होती है, मतलब जलवाष्प में तब्दील कर देती है और तुरंत सूख जाती है। फिर पदार्थ की ऊष्माधारिता जो है, मतलब थर्मल कैपेसिटी जो है, किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है कि वो कितनी विशिष्ट ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण कर चुकी है, उस पर डिपेंड करती है पदार्थ की ऊष्माधारिता। फिर साफ मेघ रहित बाद रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, मतलब अगर हम लोगों का किसी दिन मौसम पूरा साफ रहे तो टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन अगर बादल लगा हुआ रहे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि वो जो बादल लगा हुआ है ये करता कि ये पृथ्वी से निकलने वाले हीट को बार बार रिफ्लेक्ट कर देता धरती की तरफ, और इसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ जा रहा होता है। फिर यह जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 0 से 10 तक हम गर्म करें तो पहले इसका आयतन घटेगा और फिर इसका आयतन धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं तो। फिर गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग करा जाता है, तो ऊपर सफ़ेद और नीचे से काले, ऐसे छातों का यूज हम लोग गर्मी के दिनों में करते हैं। ऊपर सफ़ेद क्यों, क्योंकि अगर ऊपर सफ़ेद रहेगा तो वो क्या करेगा, वो खूब सारे हीट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा होगा। और नीचे काला क्यों, क्या क्यों, अगर नीचे काला रहेगा तो वो जो है वो हीट को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी रहेगी, वो नीचे के लिए उसलिए रखा जाता है। और काला इसलिए रखा जाता है कि ताकि वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करे, अपने अंदर सोखे। ठीक है, और हम लोग को गर्मी कम लगे इसलिए।
फिर दिया रेल की दो पटरी जोड़ते समय मध्य में थोड़ी सी जगह छोड़ दिया जाता है। मतलब जब दो रेल की हम लोग पटरियों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बीच में उसका थोड़ा सा जगह रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म करें तो वो फैलेगी। मतलब रेलवे की पटरियाँ भी फैलेंगी, अगर फैलेंगी और उनके बीच में जगह नहीं रहे तो ऐसे में पटरियों में दरारें आ जाएंगी, और इसीलिए जो है वो उनके बीच में थोड़ा सा जगह खाली रख देते हैं। ठीक है, पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए जगह हम लोग छोड़ देते हैं ताकि वो अगर फैलेगी भी तो वो इस गैप को भर देगी। ठीक है, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं। फिर प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है कि ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि उससे जो हवा निकल रही है उस छेद का क्षेत्रफल कितना है, और उसके ऊपर जो सीटी रखी गई है उसका वजन कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड वो कर रहा होगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक मतलब एयर कंडीशनर एसी जो होता है वो किसे नियंत्रित करता है? तो ये वहाँ की ह्यूमिडिटी और तापक्रम टेम्परेचर इन दोनों को करता है। मतलब वो हल्की हल्की ह्यूमिडिटी बना कर रखता है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बनी हुई रहेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हम लोग को कम लग रहा होगा। अब इतनी भी नहीं कि ह्यूमिडिटी दे दे कि पसीना सूखे ही नहीं, वो मेंटेन करके रखता है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो हम लोग का पसीना नहीं सूखेगा, तो गर्मी अल्टीमेटली लगेगा ही लगेगा हम लोग को। आगे हम लोग को दिया हुआ है क्या, चालन के अनुप्रयोग मतलब जो कंडक्शन रहता है इसका क्या सा प्रयोग है। तो शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान रहने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि ये हम लोग का लोहा जो है वो कंडक्टर है, मतलब सुचालक है, और सुचालक है तो इसलिए वो ठंडी लगती है, जबकि लकड़ी सुचालक नहीं है तो इसलिए वो ठंडी नहीं लगती है। फिर चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। क्यों? फिर वही वाली बात जो अभी हम लोग तुरंत ऊपर में देखे हैं कि क्या होता है, चीनी मिट्टी का जो प्याला रहता है, कप रहता है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है तो जल्दी ठंडा होगा, और जबकि धातु का प्याला जो रहेगा वो बहुत अपने अंदर टेम्परेचर को पूरा फैला लेगा, और फैला अगर लेगा तो वो जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए वो उसमें हम लोग जो है वो पीने में, चाय पीने में हम लोग को दिक्कत हो रही होती है। यहाँ हम लोग को दिया क्या, डेजर्ट कूलर जो है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये वाष्पन शीतलन के आधार पर काम करता है। मतलब इसमें हम लोग कूलर से जो है खूब सारा पानी छोड़ा जाता है, और उसके कारण हम लोग को जो ठंडक लग रही होती है। और ठीक है, आगे किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो हम लोगों को पता है कि जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। पसीना मतलब स्वेट को इसकी हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा घटेगा। फिर गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है वो पंखा चलने पर बहुत जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होता है, इसीलिए हम लोग को ठंडक लगती है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। और मिट्टी के घड़े में बहुत सारे छोटे 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 छेद बने हुए रहते हैं, जिसके कारण कि अंदर का पानी जो है वो बाहर आता है, और बाहर आके इवेपोरेट होता है, मतलब वाष्पित होता है, और वाष्पीकरण में जो है वो हमेशा शीतलन है, इसीलिए हम लोग को ठंडा लगता है। आगे हम लोग को दिया संवहन के अनुप्रयोग है, यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए, दिया हुआ विद्युत बल्ब में लगे हुए तंतु को गलने से बचाने के लिए जो है वो संवहन का प्रयोग करा जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा ही गर्म होते रहता है। मोटर कार का जो रेडिएटर रहता है मतलब शीतलन तंत्र रहता है, वह भी संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर बनाया जाता है, क्यों? संवहन के कारण, ताकि वो सबसे ज़्यादा ठंडा रह सके। ठीक है, आगे हम लोग को दिया थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस प्रकार की परत की किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो ये रजत परत है, मतलब सिल्वर लेयर लगाई जाती है। क्यों? थर्मस बोतल के जो पेय पदार्थ है उसको उसी के टेम्परेचर पर मेंटेन करना रहता है, मतलब उसमें अगर गर्म चीज़ डाले हैं तो गर्म रहेगा, और ठंडा डाले हैं तो ठंडा रहेगा। ऐसा मेंटेन करने के लिए उसमें हम सिल्वर का लेयर लगाया जाता है, ताकि हीट जो है बार बार रिफ्लेक्ट हो, बाहर की तरफ नहीं जा सके, हीट को अपने अंदर ही रिफ्लेक्ट होते रहे, मतलब वो थर्मस के अंदर ही हीट जो है पूरी की पूरी घूमती रहेगी, इसलिए ऐसा होता है। फिर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो है वो कम तापमान पर भी उबलने लगता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। पर हैं दाब अगर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा, जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा वो, तो ऐसा होता है, और इसके कारण हम लोग का खाना जल्दी बन जा रहा होता है। फिर ऊष्मा किसका उदाहरण? तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, हम लोग कल ही पढ़े हैं ये। फिर सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग में लाई जाती है? तो सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग करा जाता है। आदर्श गैस या आइडियल गैस जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ये सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। जो आइडियल गैस है इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आगे बर्फ़ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो बर्फ़ जो है हम लोगों की वो समतापी प्रक्रम के द्वारा उबलना शुरू करती है। निम्न ताप में उत्पन्न निम्न ताप कैसे काम करता है? तो ये रुदोष्म प्रक्रम जो है वो एडायबेटिक जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो है हम लोगों को निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर उसका होता है।
1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर की होती है? तो ये 4.18 इंटू 10 का पावर 3 जूल के बराबर के होती है। जो 1 किलो कैलोरी है वो इतने जूल के बराबर की होती है। क्या सब? 4.18 इंटू 10 का पावर 3 जूल के बराबर होती है 1 किलो कैलोरी। आगे विकिरण के यहाँ अनुप्रयोग हम लोगों को दिखाए गए हैं कि सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही पहुँच रही होती है। विकिरण के द्वारा हम लोगों को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है टेम्परेचर को, मतलब जो तापक्रम है उसको पहुँचाने के लिए। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं हो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर चुके होते हैं, इसीलिए। गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो क्या करता है, ये ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है उसको परावर्तित कर देता है। अगर ये अवशोषित करेगा, जैसे काला कपड़ा अवशोषित करता है, अगर वो अवशोषित करेगा बहुत ज़्यादा पार्ट को, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मतलब परावर्तित करेगा, तो बहुत ही कम गर्म हो रहा होगा। अगर जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम माना जा रहा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग मानते हैं कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में हम लोग को बताता है। ये बताता है कि ऊर्जा जो है उसको बनाई भी नहीं जा सकती और विघटित भी नहीं की जा सकती है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भर दिया जाता है और उसे बंद करके जमने के लिए छोड़ देते हैं, तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि पानी जमेगी और फैलेगी। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे हम लोग के प्लास्टिक की बोतल में अगर हम लोग पानी डालें तो, और उसको फ्रिज में अगर जमा दें, तो वो बर्फ़ बनने के बाद थोड़ी सी फैल जाती है। लेकिन कांच उसको फैलने के लिए देगा नहीं। अगर नहीं देगा तो भैया दोनों में होगी लड़ाई, और अंतिम में जीतेगा तो बर्फ़ ही। कांच बेचारी अपनी धरी की धरी रह जाएगी, टूट जाएगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? ऊंचाई जब बढ़ती है तो वायुदाब घट जाता है, और वायुदाब घटेगी तो क्वथनांक घटते चलेगा। ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ जमी होती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर तापमान जो है प्राय हिमांक से कम होता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अतः वहाँ के वातावरण में जलवाष्प जो है वही बर्फ़ बन जाती है। वहाँ हम लोगों को स्नोफॉल देखने को मिलता है, बर्फ़बारी देखने को मिलती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पानी का जो जलवाष्प जो है वो जलवाष्प पूरा का पूरा जम चुका होता है और बर्फ़ के फुहारों की तरह वो नीचे गिर रहा होता है। आगे ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन हम लोग इसको कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, मतलब ऊर्ध्वपातन है क्या? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल जाता है, या कोई गैस जो है वो सीधे ठोस में बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऊर्ध्वपातन कर रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कपूर ही नहीं करता, कपूर के साथ नैप्थलीन करता है, फिनाइल के बॉल जो रहते हैं वो करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग के उदाहरण और देखने को मिलेंगे आगे। अगर ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा जो है विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरे जगह तक। किसी पदार्थ का तापमान जो है वो परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग उस वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि उसके तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आए, ठीक है, और उसको द्रव से गैस में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। फिर एक कृष्णिका, मतलब ब्लैक बॉडी जो होती है वो किसे उत्सर्जित करती है? ये सभी तरंग दैर्ध्य को जो है, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को जो उत्सर्जित कर देती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ये ब्लैक बॉडी है, मतलब कृष्णिका है। फिर एथिल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस तापमान पर जमता है? तो -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जमता है। और यही कारण है कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर कार के रेडिएटर में जो है, कार के रेडिएटर में पानी के बदले यही डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगी, लेकिन ये -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगी, तो इसको जमने में बहुत सारा समय लगता है, जबकि पानी तुरंत जम जाता है। इसीलिए इसको रेडिएटर में ना डाल के इसको रेडिएटर में डाला जा रहा होता है। फिर तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो तार वगैरह रहती है वहाँ, उसके लिए हम लोग जो है ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ये तारों के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए जो ताप संयंत्र हम लोग रहेंगे वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो वो उसको ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं, मतलब थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग कह रहे होते हैं। फिर तारों का रंग जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? तारों का रंग उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसा टेम्परेचर वैसा उनका रंग रहेगा। एक बर्फ़ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहने पर क्या परिवर्तित होगा? तो इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रही होगी। 0 डिग्री से जैसे ही कम जाएगा तो जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और 0 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो बर्फ़ जो है वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। फिर ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है वो एक खराब चालक है। किसका? वो खराब चालक है तापमान का, मतलब टेम्परेचर का, और इसके कारण वो जल्दी गर्म होने नहीं देता। साथ ही साथ जो ऊन है, ऊन में बहुत सारा हवा जो है फंसा हुआ रह जाता है, और हवा भी जो है वो एक बुरा चालक है। इसीलिए हम लोगों को जो है वो उसमें गर्मी नहीं लगने दे रहा होता है। आगे ऊष्मा की वह मात्रा
जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर से समझते हैं क्या है। 1 किलो द्रव्यमान मतलब 1 केजी अगर कुछ हम लोगों का चीज़ है, अगर हम लोग उसको गर्म करके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देते हैं, तो इसके लिए जितने भी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो बस इतना ही था हम लोगों के इस थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मागतिकी नाम के चैप्टर में। बस जब तक अगला लेक्चर आता है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।